हुआ। हाँ देखिए, हम लोगों ने जो संडे के दिन टेस्ट दिया था, उस टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आप इस सॉल्यूशन को देख करके आकलन कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चनों का उत्तर सही दिया है और कितने का गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 आपका था कि 3x प्लस 2ky बराबर 2 तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं तो k का मान होगा। इसमें हमने आपको 4 विकल्प दिया था। विकल्प आपके सामने 4 थे, जिसमें से पहला विकल्प आपका था ऋण 15/4, दूसरा विकल्प आपका था 2/5, तीसरा विकल्प था 15/4 और चौथा विकल्प था 3/2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। हमने दिया था कि 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0। अगर ये दोनों रेखाएं जो हैं, अरे ये दोनों जो समीकरण हैं समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो k का मान हमें पता करना है कि इस k के जगह पर क्या होगा। आपको द्विघात समीकरण में हमने बताया है कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो ठो अगर हमारे समीकरण हो तो इसके लिए आपके पास 3 कंडीशन बनती हैं। कंडीशन नंबर 1 बनता है कि a1/a2 का मान इक्वल टू नॉट b1/b2 मिलता है आपको। अगर ऐसी कंडीशन अगर आपके सामने आती है तो आपको बताया गया है कि ये दोनों रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और इनका एक अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। दूसरा कंडीशन आपको देखने को मिलता है कि a1/a2 का मान, b1/b2 का मान और c1/c2 का मान ये सब इक्वल आते हैं। इस कंडीशन में जो रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। इस स्थिति में, समपाती की स्थिति में आपको बताया गया है कि जब a1 का मान और a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान, c1 और c2 का मान, अगर ये तीनों मान आपस में इक्वल हो गए तो इन दोनों रेखाओं के लिए अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाओं के लिए दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होती हैं। इस कंडीशन में आपको बताया गया है कि अनेक हल होता है, अनेक हल होते हैं उस समीकरण के। और तीसरा कंडीशन आपको बताया गया है कि यदि a1 का मान और a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर हुआ लेकिन c1/c2 के मान के बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में रेखाएं जो होती हैं समांतर मिलती हैं और उसका कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं मिलता है। तो आपको बताया गया है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं एक समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो इस कंडीशन में जब रेखाएं समांतर हैं तो कन्फर्म है कि उनका कोई हल नहीं होगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इस कंडीशन में आपको k का मान निकालना है। तो हमारा समीकरण नंबर पहला दिया गया था 3x प्लस 2ky बराबर 2 है। पक्षांतर अगर कर देते हैं हम तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2ky माइनस 2 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में a1 का मान 3 हो गया, b1 का मान 2k हो गया और c1 का मान आपका -2 हो गया। और दूसरा समीकरण आपका दिया गया है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इस कंडीशन में a2 का मान 2 हुआ, b2 का मान आपका 5 हो गया और c2 का मान 1 हो गया। अब आप क्या करते हैं, इन तीनों में से मिलाएं कि क्या आपको सिचुएशन प्राप्त हो रही है। हम देख रहे हैं कि हमारा a1 और a2 का मान, b1 और b2 का मान, c1 और c2 का मान
तो इस कंडीशन में हमको बताया गया है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो जब समांतर रेखाएं हमको ऑलरेडी पता हो चुका है, तो जो समांतर होने की प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को हम लिखेंगे। इस कंडीशन में A1/A2 इक्वल टू हम B1/B2 कर लेंगे। A1/A2 का मान अगर आप रखते हैं तो 3/2 मिलता है, बराबर B1 का मान 2K/5 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 2 × 2K इक्वल टू 3 × 5K, 4K इक्वल टू 15K, K बराबर 15/4। यानी आपका सॉल्यूशन मिलता है 15/4। इस कंडीशन में हम अपने विकल्प पर आते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा राइट क्या है? तीसरा सही है। आप लोगों ने अगर तीसरे पर सही लगाया होगा तब तो सही होगा आपका आंसर, अन्यथा गलत। सवाल नंबर 2 दिया गया था आपको। सवाल नंबर 2 इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल था। देखिए, मैं आप लोगों को हर संडे के दिन इसलिए टेस्ट ले रहा हूँ ताकि आपका तैयारी अच्छी तरह से हो सके, लेकिन आप लोग जितना चाहिए उतने अच्छे ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपको दिया गया था। कहा गया था कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा हो तो थीटा का मान क्या हो सकता है। इसमें आपके सामने 4 विकल्प थे। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। पहले विकल्प में आपको दिया गया था 30 अंश, दूसरे में 60 अंश, 45 अंश और 90 अंश। इसमें से विकल्प चूज करना था कि यदि साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। आपको दिया हुआ मान था साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा। अगर इसको सही ढंग से करते हैं तो साइन थीटा अपान कास थीटा इक्वल टू 1 होगा। साइन थीटा और कास थीटा का अनुपात tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू 1 के। अब आपको ये देखना है कि यह जो 1 है tan थीटा के किसका मान है। तो कन्फर्म है कि ये tan 45 अंश का है। इस कंडीशन में थीटा का मान 45 अंश होगा। अगर आपने तीसरे वाले विकल्प पे 45 अंश वाले पे लगाया होगा तो आपका सही है, अन्यथा गलत है। एक सवाल आपको दिया गया था तीसरा सवाल दिया गया था काट स्क्वायर थीटा ऋण 1 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए गए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला में विकल्प आपका था 1, दूसरा में ऋण 1, तीसरा में आपका था 2 और चौथा में था 1/2। काट स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। इसमें 4 विकल्प थे, 1, ऋण 1, 2 और 1/2। आते हैं अपने सवाल को लेते हैं। तो ये कह रहा है काट स्क्वायर थीटा ऋण 1 में साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा ऋण और 1 में साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। और काट स्क्वायर थीटा ऋण कोसेक स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका है। इस कंडीशन में इसका मान 1 होता है। तो आपका जो विकल्प 1 है वही आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत है। चौथा सवाल आपका है, एक सवाल आपको दिया गया था। चौथा सवाल आपको दिया गया था कि द्विघात समीकरण 3x² ऋण 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। इसमें भी आपके सामने 3 विकल्प दिए हुए थे, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। इसमें दिया गया था 3, 6, 9 और दिया गया था आपको 12। ये सवाल दिया गया था, कहा गया था कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल अगर समान हो तो k का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें आपको बताया गया था कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण है अगर इसके मूल समान होते हैं तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले मूल समान होने का प्रतिबंध होता है कि मूल समान द्विघात समीकरण का तभी होता है जब उसके d का मान 0 के बराबर होता है, यानी विविक्तर का मान 0 के बराबर हो जाता है।
इस कंडीशन में आपको पता है कि यह जो b होता है वह b स्क्वायर माइनस 4ac की मान के बराबर होता है। तो b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के। तो इस कंडीशन में इस समीकरण से अगर आप लेते हैं तो आपको नज़र आता है कि b का स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सकता है। तो इसमें अगर तुलना करके अगर आप देखते हैं तो आपको कन्फर्म है कि ये समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस 6x है, माइनस 6x है प्लस के बराबर 0। अगर इसमें तुलना करते हैं तो a बराबर आपको 3 मिलता है, b बराबर आपको ऋण 6 मिलता है और k का मान आपको फाइंड ही करना है। c का मान k है। इसमें आप उसके मान को रख लेते हैं। तो इस कंडीशन में ऋण 6 का वर्ग हो जाएगा, ऋण 4 गुणते 3 हो जाएगा और गुणते k इक्वल टू 0 के हो जाएगा। 6 6 के 36 हो गया, ऋण 4 के 12 के इक्वल टू 0 के। तो ऋण 12 के बराबर माइनस 36 के, तो के बराबर माइनस 36 बटा में ऋण 12 के ऋण से कैंसिल, के का मान अगर काटते हैं तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा मान जो होगा वह पहला 3 होगा। ये समीकरण क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर था। शांत से बैठो। हम नहीं पुनीत भैया नहीं लगती भैया कास स्क्वायर 45 अंश ऋण साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। ये सवाल है। कास स्क्वायर 45 अंश ऋण साइन स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा। इसमें आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए थे। विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3। विकल्प 1 दिया था करड़ी में 3, फिर दिया था करड़ी में 3 बटा में 2 शून्य दिया गया था और 1 दिया गया था। इन चारों विकल्पों में से चुनना था कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपको पता है काश स्क्वायर यहाँ पे 45 अंश है, ऋण साइन स्क्वायर आपका 45 अंश है, जबकि आपको पता है कि काश 45 साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। 1 बटा में करड़ी में 2 का वर्ग ऋण 1 बटा में करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे। कन्फर्म है कि 1/2 ऋण 1/2 होगा, आपस में कट गया 0, यानी कन्फर्म है कि आपका विकल्प तीसरा सही है, यानी 0 का जो मान होगा वही आपका आंसर सही है। छठवां पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 एक छिन्नक है। इस तरीके का एक छिन्नक दिया हुआ है सवाल के मुताबिक। ये आपका छिन्नक की आकृति है। आपको बताया गया होता है कि ग्लास होती है या तो बाल्टी होती है, वह छिन्नक का रूप होता है, यानी वह शंकु को काट कर बनाया गया होता है। बोला है कि छिन्नक की ऊर्ध्व ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसकी R1 त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की है और R2 का मान आपका 2 सेंटीमीटर है। आपसे तिरछी ऊंचाई का वैल्यू पूछा गया है कि छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। इस कंडीशन में जब हम तिरछी ऊंचाई निकालते हैं तो इसका सूत्र होता है L = √h का वर्ग धन R1 ऋण R2 का वर्ग। तो L बराबर √h का मतलब 4 का वर्ग हो गया प्लस और R1 देखिए 5 लिखे हैं आप, 5 हो जाएगा -2 हो जाएगा, वर्ग कर लेंगे तो L बराबर √4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। L बराबर √4 चौके 16 3 3 के 9, L बराबर √25, L का मान 5। इसमें आपको विकल्प दिए गए थे कितने, 4 विकल्प आपको दिया गया था। पहला विकल्प था आपका करड़ी में 26, दूसरा विकल्प था आपका 5, तीसरा विकल्प था आपका करड़ी के अंदर 65, चौथा विकल्प आपको दिए थे हम 25 सेंटीमीटर। तो अभी आपने सॉल्यूशन निकाल लिया है, अब आसानी से आप लगा सकते हैं कि L का मान जो होगा वह आपका 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब बहुविकल्पीय हैं। इसमें थोड़ी सी भी गलती आपकी जो होगी वह आपके लिए बहुत ही हानि पहुंचा सकती है, इसलिए
बहुत सावधानी से इन चीज़ों को हमें देखना है। आगे एक सवाल आपको दिया गया था, नेक्स्ट सवाल था आपका 7वां, लगभग में यही रहा होगा। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया था, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। पहला विकल्प में आपको दिया गया था 1, फिर 0, फिर 2 और 3। सवाल आपका कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आपको तो जानना ये जरूरी हो गया कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आपको बताया गया है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो 1 से कटती है या तो अपने आप से कटती है। इस कंडीशन में अगर हम अभाज्य संख्या को लेते हैं तो मानकर चलते हैं कि यह अभाज्य जो संख्या है हम मान लेते हैं 2 हो गया। तो इस 2 का गुणनखंड या तो 1 होगा या तो 2 होगा। यानी अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। तो इस कंडीशन में किसी भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल 2 ही संख्या हो सकती है, पहली 1 और स्वयं वह संख्या। जैसे अगर दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं 5, तो इसके गुणनखंड को अगर आप तलाश करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 केवल 1 से ही कट सकता है, 5 से ही। इसी तरह 7 है, इसका भी गुणनखंड अगर करेंगे तो 1 और 7 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो अपने से कटती है और 1 से कटती है। तो इस कंडीशन में किसी भी अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या 2 हो सकती है। इसलिए आपका विकल्प जो होगा वह 2 है, वही सही होगा। एक सवाल आपको दिया गया था, 8वें नंबर का, कि एक वृत्त था और उस वृत्त की त्रिज्या जो थी वह 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं जो हैं वह खींची गई हैं। तो इस कंडीशन में ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो इस कंडीशन में मानकर चलिए कि यह आपका वृत्त का केंद्र O हो गया, यह A हो गया, यह B हो गया। इस कंडीशन में कह रहा है कि बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या जो है वह 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर यानी इस स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल आपको दिया है 60 अंश। तो आपसे पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो सकती है। तो आपका पहला काम होगा कि जिस बिंदु से हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे हैं उसको वृत्त के केंद्र से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इस कंडीशन में यह त्रिभुज जो बनता है PAO चाहे PBO, ये प्रत्येक जो होते हैं समकोण होते हैं। त्रिभुज समकोण वो होता है और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो इस कंडीशन में यह जो OP जो रेखा होती है वह इसको 2 कोणों में बांटती है, समान कोणों में कर देती है। यानी ये 60 अंश का एंगल रहा होगा तो कन्फर्म है कि यह 30 और यह 30 का होगा। इस कंडीशन में अगर हम त्रिभुज अगर APO से लेते हैं तो इस कंडीशन में tan थीटा बराबर OA बटा में AP के। इस कंडीशन में tan थीटा यानी tan 30 अंश बराबर OA का मतलब 3 सेंटीमीटर और AP की लंबाई आपको ज्ञात करना है। tan थीटा का मान 1/√3 हो जाएगा, बटे में 3 बटे में AP के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP बराबर 3 करड़ी के अंदर 3। यानी ये जो स्पर्श रेखा होगी इसकी लंबाई 3 करड़ी में 3 इधर भी हो सकती है, 3 करड़ी में 3 इधर भी हो सकती है। इसमें आपको विकल्प दिया गया था, 4 ठो विकल्प आपके सामने थे। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प, ये 4 विकल्प थे। पहला विकल्प था 3 करड़ी में 3/2 दिया गया था।
दूसरा 6 सेंटीमीटर दिया गया था, चौथा √3 सेंटीमीटर दिया गया था, फिर दिया गया था 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में आपने देखा कि स्पर्श रेखा की जो लंबाई हुई वह 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर आया। तो इस तरीके से हमने आपको सॉल्यूशन बताया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको एक दिया गया था, एक सवाल आपको और दिया गया था, वो बहुत ही अच्छा सवाल था। उसमें ये दिया गया था कि 9वां सवाल था कि यदि बहुपद x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक 2 तथा -3 हों तो a और b के मान होंगे। इसमें विकल्प 4 ठो दिया गया था आपको। इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। विकल्प पहला आपको दिया गया था a बराबर 7, b बराबर ऋण 1, एक विकल्प दिया गया था a बराबर 5, b बराबर -1, एक दिया गया था a बराबर 2, b बराबर -6, अगला दिया गया था a बराबर 0 और b बराबर -6। देखिए ये हमारा बहुपद था, इसके शून्यक ये और ये थे। तो ऐसा करते हैं कि शून्यक का मतलब कन्फर्म है कि इस बहुपद का ये हल है। तो इस कंडीशन में बारी बारी से अब लिखेंगे कि बहुपद में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान 0 होगा। इसलिए x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b इक्वल टू 0, यानी 2 का वर्ग प्लस a प्लस 1 और इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0, 2a प्लस b और प्लस 6 बराबर 0, 2a प्लस b बराबर -6। समीकरण नंबर 1 हुआ। सेम वही काम करेंगे, ये जो भी शून्य दिया है उसका वैल्यू इसमें रख लेंगे। x बराबर -3 रखने पर x का स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b इक्वल टू 0, यानी ऋण 3 का वर्ग प्लस a प्लस 1 गुणते -3 प्लस b इक्वल टू 0, 3 3 के 9, ऋण 3a ऋण 3 और प्लस b इक्वल टू 0 के ऋण 3a प्लस b और प्लस 6 इक्वल टू 0 के ऋण 3a प्लस b बराबर -6। समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों समीकरणों को आप हल करके पता कर लेंगे कि a और b के मान क्या हो सकते हैं। तो एक समीकरण हमारा था 2a प्लस b बराबर -6 और एक आ गया है ऋण 3a प्लस b बराबर -6। अब करते क्या हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं अगर आप, तो ये हो जाएगा, इसको अगर करते हैं तो ये 2a है और ये है, तो कन्फर्म है कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो इसको अगर हम करते हैं तो 5a और 3a को अगर ऐड कर दिया जाता है तो कन्फर्म है कि ये 5a होगा, लेकिन ये b आपस में कैंसिल हो गया, b कट गया, लेकिन इधर तो 0 हुआ, तो कन्फर्म है कि a बराबर 0 हो जाएगा। तो कन्फर्म है कि इसमें आप देख रहे हैं कि a बराबर 0 केवल एक ही मान दिख रहा है, यानी हमारा विकल्प क्या है, 4 सही है। या a का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 2a प्लस b बराबर -6 के, तो a का मान 0 अगर रखते हैं तो 2 गुणते 0 प्लस b बराबर -6, तो b का मान -6 होगा, यानी आपका विकल्प चौथा सही था। एक क्वेश्चन और है आपका, इसमें लास्ट क्वेश्चन था आपको 10वां सवाल जो दिया गया था, वो क्वेश्चन इससे भी आसान है था। आपको पता करना था कि यदि कह रहा है कि 10वां क्वेश्चन था, कह रहा है कि यदि बिंदु 1, 5 P और 1 तथा 4 और 11 अगर संरेखी हैं तो P का मान आपको ज्ञात करना है।
इसमें विकल्प आपको 4 ठो दिए हुए थे, विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। पहला का विकल्प आपको दिया गया था 2, फिर दिया गया था -1, फिर दिया गया था -2, फिर दिया गया था 3। संरेख के लिए प्रतिबंध, संरेख के लिए प्रतिबंध आपके सामने होता है कि कोई 3 बिंदु दिए हैं, अगर ये संरेख हैं तो इसका मान होता है x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। इसमें हम मान रखते हैं और मान रखने के बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो x1 का मान 1 हो गया, कोष्टक के अंदर x1 का मान 1 हो गया और y2 का मान आपका 1 हो गया और ऋण y3 का मान आपका 11 हो गया प्लस x2 का मान आपको कन्फर्म है कि p है, y3 का मान 11 है और ऋण y1 का मान 5 है प्लस x3 का मान 4 है, y1 का मान 1, ऋण y2 का मान 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस कंडीशन में अगर आप कर रहे हैं तो 11 में से अगर 1 में से ऋण 11 को घटाते हैं तो कन्फर्म है कि 1 गुणते ऋण 10 मिलता है आपको, और प्लस इसमें से अगर 5 को घटाते हैं तो कन्फर्म है कि यहाँ पे मिलता है 6। 11 में से 5 गया 6 यानी 6p हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, और इसमें से इसको अगर घटा देते हैं y1 माइनस y2, देखिए यहाँ पर मिस्टेकिंग है, y1 में से y2 को हमें घटाना है तो y1 का मान 1 नहीं है, y1 का मान 5 है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो इस कंडीशन में 5 में से जब 1 घटेगा तो कन्फर्म है कि 4 होगा और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका ऋण 10 और ये हो जाएगा प्लस 6p और ये हो जाएगा प्लस 16 इक्वल टू 0। 6p और प्लस 6 बराबर 0 के, 6p बराबर -6 के, p बराबर 6 -6 बटा में 6 तो p का मान -1 होगा, यानी आपका विकल्प जो है वो दूसरा सही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन दिया है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को अन्य दूसरे क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा।